तत्पुरुषोत्तमं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good afternoon to all of you. Today we are discussing the basics of hypothesis testing. Let me share the content of today's presentation. And I have to pay the credit to Mrs. Christina for preparing this slide. And let me go ahead. Say, what is meant by hypothesis testing in statistics? Before discussing this point, let's try to recall the concept of hypothesis. In statistics and research, hypothesis stands for a tentative relationship between two or more variables, as the solution of research problem is called the hypothesis. दो या दो के चर के बीच का वह अनुमानित संबंध जो हमें एक सोच समस्या के समाधान के रूप में जिसको हम एक सोच समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वैधता को परीक्षण किया जा सकता है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. And that is a sort of an educated guess about the population parameter. And as I discussed with you earlier, hypothesis is a tentative relationship between two or more variables targeting the solution of research problem that should be testable. Say, what is the hypothesis testing? Hypothesis testing is the process of making an inference or generalization on population parameters based on the results of the study on samples. हम रिसर्च में जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें भविष्यवाणी करना होता है, जिस स्टडी ग्रुप के बारे में हमें कुछ निष्कर्ष निकालना होता है, उसके कुछ पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं. उस पार्ट को सेलेक्ट करके उसमें से डेटा जनरेट करके हम लास्ट में जिस ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करना चाहते थे, जो जानकारी हम निकालना चाहते थे, वो हम अनुमान लगाते हैं. I mean, in the process of research, we take the cross section of the population as the sample, and we include this as our study group, generate the data, and go for analysis to make the prediction and generalization about the study group, I mean about the entire population. And this entire phenomenon is called the hypothesis testing. एक बार दोबारा हिंदी में दोहरा के बोल रहा हूँ. जिस अध्ययन समूह के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें से हम प्रतिचयन करते हैं और प्रज्ञों को लेते हैं. प्रज्ञों को से फिर हम मापन करते हैं. जिस चर के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, हम कलेक्ट करते हैं. फिर कलेक्ट करने के बाद उसके आधार पे जो चीज़ हम पूरा का पूरा अध्ययन समूह के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं, फिर करते हैं. तो इस तरह से the process of collecting data in connection to sample and eventually making prediction about the entire population is called the hypothesis testing. तो मैं आगे जाता हूँ. What is statistical hypothesis? मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइपोथेसिस एक स्टडी गेस होता है और ये दो से अधिक चरों के बीच के संबंध के बारे में हमें बताता है. और हमेशा हम हाइपोथेसिस लिटरेचर रिव्यू के आधार पर तय करते हैं. मैंने आपको इससे पहले क्लास में पढ़ाया था कि हाइपोथेसिस मुख्य रूप से दो तरह का होता है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल. और अगर हाइपोथेसिस डायरेक्शनल है तो हम उसके टेस्टिंग के लिए वन टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं. अगर हाइपोथेसिस टू टेल है यानी नॉन डायरेक्शनल है, तो उसके टेस्ट के लिए हम फिर टू टेल टेस्ट का यूज़ करते हैं. तो हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए हम दो टेल का यूज़ करते हैं. हम थोड़ी सी इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं.
देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टैटिस्टिक्स में एक थ्योरम है जिसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है, इफ द सैंपल साइज इज लार्ज, द theoretical sampling distribution of the mean can be approximated closely with normal distribution। इसका मतलब सामान्य भाषा में यह है कि अगर आप किसी पॉपुलेशन से जितने मैक्सिमम सैंपल ले सकते हैं सैंपल ले लें और सभी सैंपल्स के मीन को निकालें, फिर सैंपल के मीन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन आप तैयार करें, तो वो सभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन पॉपुलेशन मीन से बराबर होगा। लेट मी रिपीट वंस मोर, if you will collect the maximum samples from the given population and you will compute the means for entire samples you have sampled from the population and you will plot the graph of all sample means, then the mean of sample distribution will be equal to the population mean। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का सेंट्रल आइडिया है। एक बार मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 50 साइज की सैंपल है, सॉरी पॉपुलेशन है, उसमें से 5 सैंपल आपको निकालना है। तो पहले आपको देखना होगा कि 50 आउट ऑफ 50 5 के सैंपल्स आप मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन करना होगा। मैथमेटिक्स में आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी होगी। तो जैसे मैं और साधारण उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आपके पास पॉपुलेशन की साइज 4 है, 4 है, तो उसमें मान लीजिए उसमें जो सदस्य हैं ए बी सी डी है और आपको दो की सैंपल निकालनी है, तो आप कितने तरह से सैंपल निकाल सकते हैं। आपके सैंपल में ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि किसी भी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से जो हमें गिवन साइज ऑफ सैंपल निकालना है, तो हम कितना मैक्सिमम सैंपल निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम सैंपल को हम निकालें, फिर उन सभी सैंपल के लिए हम मीन निकालें, फिर उन सभी मीन्स को लेके हम एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं और उन सभी मीन्स की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की हम फिर मीन निकालें, तो वो मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड इट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल in the derivation of the statistical formula and the statistical measures that are widely used for hypothesis testing। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि ये पॉपुलेशन मीन है और आपने सभी सैंपल्स के मीन को लेके एक कर्व ड्रॉ किया। इट लुक्स लाइक द नॉर्मल कर्व। तो ये सभी सैंपल मीन्स ये -1.96 सिग्मा से लेके +1.9 सिग्मा के रेंज में है और इस सब के आप मीन निकालेंगे, यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आप मीन निकालेंगे तो 98.6 आएगा। यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन हमेशा पॉपुलेशन मीन से बराबर होती है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मेन आइडिया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती है। सबसे पहले हम नॉल हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं। नॉल हाइपोथेसिस always asserts there is no effect, no relationship, zero effect, zero relationship। These are the some key terms that are used in the assertion of null hypothesis: no effect, no difference, no relation। If you will use the mathematical notation, you have to say is equal to। no difference means दोनों बराबर हैं, तो ये is equal to और ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ये नॉल हाइपोथेसिस को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली 3 मैथमेटिकल नोटेशन है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम नॉल हाइपोथेसिस की टेस्ट करते हैं। आपको ये बात हमेशा समझना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है नॉल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग। हम किसी भी हाइपोथेसिस को जब तक नॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तब तक हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्लास लिया था और इस बात को बताने की कोशिश करी थी। तो यू हैव टू रिव्यू माय पास्ट लेक्चर
to be more clear about the nature of null hypothesis and the concept of its testing. So let me repeat once more. If you have set any research hypothesis, that should be converted into null form for its statistical testing. तो ये null hypothesis की बात थी. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Alternative hypothesis. दोस्तों null hypothesis के 3 मैथमेटिकल नोटेशन होते हैं. इज इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल. और जो null hypothesis को हम उल्टा रूप में लिख देते हैं, तो लिखने के हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होते हैं. जिसे कहता है कि null hypothesis ये कहता है कि कपालभाति कराने से पहले और बाद में कपालभाति के अभ्यास से पहले और बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई फर्क नहीं आता. null hypothesis ऐसा कहता है. तो इसका मतलब क्या है कि आगे की कपालभाति कराने से पहले और बाद में जो ग्लूकोज का लेवल है, दोनों में डिफरेंस 0 है. इसका मतलब क्या है? आगे और पीछे दोनों बराबर है. तो इसकी ऑपोजिट हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? null हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि कपालभाति से पूर्व और पश्चात ब्लड ग्लूकोज लेवल में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी दोनों में बराबर है, दोनों इक्वल है, यानी 0 डिफरेंस है. तो इसका उल्टा क्या हो सकता है कि बराबर नहीं है, देयर इज डिफरेंस. इसका उल्टा क्या होगा? null hypothesis कहता है देयर इज नो डिफरेंस. दैट मीन्स द प्री एंड पोस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल आर इक्वल टू ईच अदर. तो इसकी उल्टी भाषा क्या होगी कि दोनों बराबर नहीं है, नो डिफरेंस. और दूसरा यह भी हो सकता है कि जो पूर्व वाला कपालभाति कराने से पहले का ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो पीछे वाले से ज़्यादा है, यानी आप डायरेक्शन दे रहे हो, या पीछे वाले से कम है. तो इस तरह से null हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 बन सकते हैं. 3 में से एक जो हाइपोथेसिस बनता है दैट इज नॉन डायरेक्शनल and 2 of them are directional. I mean, there are 3 possibilities of setting alternative hypothesis of any null hypothesis. 2 of them are directional and should be tested by using the one-tail test, and one of them is always non-directional. So, dear friends, that is the basic idea behind the null hypothesis and its alternative hypothesis. जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है और स्पष्ट करने के लिए, The average grade of this class is 88. null hypothesis कहता है कि सबका ग्रेड इतना होगा, यानी किसी के ग्रेड में अंतर इतना ही होगा, इससे अंतर नहीं होगा. null hypothesis ये कहता है या 0 अंतर होगा. दूसरी भाषा ये भी है. तो इसकी जो वैकल्पिक परिकल्पना लिखने की तरीके कितने हो सकती हैं? 3 हो सकती है. एक तो ये कि null hypothesis कहता है कि 88 होगा. तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या कहता है कि 88 नहीं होगा. 88 नहीं होगा इसका मतलब 88 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है. देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, आइदर इट मे बी लेस देन 88 और ग्रेटर देन 88. एक पॉसिबिलिटी यह है कि 88 से कम होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा होगा. तो दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि null हाइपोथेसिस की हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 बनते हैं, और उनमें से एक नॉन डायरेक्शनल होता है, जैसे ये नॉन डायरेक्शनल है और ये 2 डायरेक्शनल है. तो अब null हाइपोथेसिस की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होगी या नॉन डायरेक्शनल होगी, इस बात का तय लिटरेचर रिव्यू से प्राप्त क्ल्यू करता है. आपने स्टडी से संबंधित लिटरेचर रिव्यू किया, और करने के बाद अगर पुरानी फाइंडिंग्स सपोर्ट करती है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका प्रभाव से जिस वेरिएबल के ऊपर आप इफेक्ट देखना चाहते हैं वो घटेगा, बढ़ेगा, तो आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं. अगर ऐसा नहीं है, इफ यू आर नॉट having any clue in the prior studies, just you say not equal to and just you set the non-directional alternative hypothesis. और ये बात ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए. और ये 4 बच्चे मुझे लॉबी में वेट कर रहे हैं, मैं इनको एनीवे अब टाइमली आपको आना होगा.
हाँ, इसी तरह से इसका ये दूसरा उदाहरण है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर कर सकता हूँ, उस बात को मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता। ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, इसी की फर्दर क्लैरिटी के लिए आगे 3 उदाहरण इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। यू go through self study. We have already killed the schedule time due to technical problem. Let me go ahead. तो इसमें जो मैं आपसे यस, अब हम बात कर देते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन द area of hypothesis testing? A value computed from the sample data that is used in making the decision about the rejection of null hypothesis is called the T statistics. या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, सॉरी इट्स नॉट टी स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए टी टेस्ट निकालते हैं या एफ टेस्ट निकालते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, एफ की वैल्यू निकालते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, यू टेस्ट की वैल्यू निकालते हैं, विल्कॉक्सन की वैल्यू निकालते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन हमेशा आपको ये बात ध्यान देना होगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटेशन सैंपल से संबंधित डाटा से ही की जाती है। आई मीन the computation of test statistics always based on the sample data, not on the population data. That is the point what you have to always remember. So simply test statistics are the parametric and non-parametric tests that get computed during the course of data analysis. That is the fundamental idea. जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके आधार पे फिर हम नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक्सेप्ट शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ। when I discussed about the concept of hypothesis and hypothesis testing during my earlier class, I have clarified this point why we can't say that null hypothesis is accepted. No, we should not say null hypothesis is accepted. If you are not able to reject the null hypothesis, we should write the language null hypothesis is not rejected, has not been rejected, but you cannot say the null hypothesis is accepted. That is always wrong, right? तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के आधार पे हम null hypothesis को रिजेक्ट कर भी सकते हैं और रिजेक्ट नहीं कर भी सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एक्सेप्ट हियर। जैसे ये अगर सैंपल साइज 30 से कम है तो हम टी लगाते हैं, अगर सैंपल साइज 30 से ऊपर है यानी सैंपल साइज लार्ज है तो टी की जगह पे हम जेड टेस्ट लगाते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया टी वैल्यू, जेड वैल्यू, काई स्क्वायर वैल्यू, ये सारे के सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल्स हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिकल रीजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in hypothesis testing. Say this is the normal curve, and in my first class I could introduce about the concept of normal distribution too, and I told you that in normal distribution the measures of central tendency are always equal. I mean the mean, mode, median, ये तीनों बराबर होते हैं और सेंट्रल जो वैल्यू होता है वो बीच में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सेंटर से आप राइट जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं तो उसका रेंज +3 स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ये सेंटर से आप लेफ्ट में जाते हैं तो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। यानी पूरा का पूरा जो एनपीसी का एक्स एक्सिस का रेंज होता है वो 6 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के होता है। तो जो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए सेट करते हैं कि भाई ये क्रिटिकल रीजन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्रिटिकल रीजन नोट कर लीजिए, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ रिजेक्शन या क्रिटिकल रीजन, ये दोनों बात आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखा होगा कि पी वैल्यू कितनी है, 0.05 है। इसका मतलब 0.05 का मतलब होता है कि 5%। 5% का मतलब ये है कि जो आपने नॉल हाइपोथेसिस बनाया है वो नॉल हाइपोथेसिस सही है। इस बात को लेके आप 95% कॉन्फिडेंस हो
लेकिन 5% आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपने जो नॉल हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैंड्स फॉर? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द probability of getting true null hypothesis false। जो आपने ट्रू नॉल हाइपोथेसिस बनाया है उसको वो गलत साबित होने की जो संभावना है उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, और दूसरे स्टैटिकल टर्म में इसी को टाइप 1 एरर भी कहते हैं। लेट मी रिपीट वंस मोर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, let me say in simple word, the probability of rejecting true null hypothesis is called the critical reason। तो सिंपल भाषा में आपको ऐसे समझना चाहिए कि आप जो नॉल हाइपोथेसिस बनाते हो तो आप प्रोबेबिलिटी तय करते हो कि जो मैंने नॉल हाइपोथेसिस बनाया है उसके लेके मैं 95% आश्वस्त हूँ, लेकिन 5% नहीं हूँ। जो आपका 5% नहीं हूँ वाला एरिया है ना, दैट इज क्रिटिकल रीजन। अगर एक क्रिटिकल रीजन आपकी हाइपोथेसिस ट्रू टेल है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, तो ये मान लीजिए आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर रखा है तो 2.5 लेफ्ट होगा, 2.5 राइट होगा। अगर आपका 1 टेल होगा तो अगर आपने किस साइड में टेल को फिक्स कर रखा है उसी साइड में होगा, यानी 5% या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। दिस इज द क्रिटिकल रीजन। सी दिस द ब्लू शेडेड एरिया ऑफ एक्सट्रीमली लेफ्ट, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्रिटिकल रीजन है दोस्तों। ये बीच वाला जो व्हाइट एरिया है, दिस इज द लेवल ऑफ एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस। एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस, ये पूरा वाला जो व्हाइट वाला एरिया है कॉन्फिडेंस है, और जो है एक्सट्रीमली लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट में है, ये आपका क्रिटिकल रीजन है। मैं दोबारा रिपीट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 5% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है, आपकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ट्रू टेल में हो रही है, तो 2.5% लेफ्ट होगा, यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में कहे तो ये होगा जाएगा 0.025 लेफ्ट, 0.025 राइट। So this is the idea behind the critical reason, and significance level is always denoted by the letter alpha, and as I told you earlier, that is the probability that the test statistics will fall in the critical region when the null hypothesis is actually true। आप इस भाषा को इग्नोर कर दीजिए, जो मैंने आपको पहली भाषा यूज किया है समझाने के लिए, सामान्य भाषा, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए। In statistics, the mostly accepted level of significance are 0.05, 0.01, 0.102. This is most rarely, otherwise 0.05, 0.01 और इससे कम। इन दिनों तो हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो एग्जैक्ट हमें दे देता है, अदरवाइज हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं वो 0.05 से अधिक नहीं ले सकते हैं, 0.05 से हमें कम लेना है। इससे कम लेना है, और इससे भी कम हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया कि वी यूज द स्टैटिकल सॉफ्टवेयर फॉर द टेस्ट कंप्यूटेशन, एंड सॉफ्टवेयर गिव्स द एग्जैक्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बाय डिफॉल्ट। तो इससे कम भी हो सकता है, मोटे रूप से 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टैटिस्टिकल कन्वेंशन है। और हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू। व्हाट एग्जैक्टली स्टैंड्स फॉर? क्रिटिकल वैल्यू किसे कहते हैं? क्रिटिकल वैल्यू का मतलब, अगेन मैं आपको इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इधर ये वाला लाइन है, जैसे आप टी वैल्यू निकालते हैं तो एक तो आपका कंप्यूटेड वैल्यू होता है, ठीक है। एक वैल्यू आप टेबल से देखते हैं, तो टेबल की वैल्यू से आपकी कंप्यूटेड वैल्यू अगर बराबर है या ज़्यादा है तो आप नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अगर कंप्यूटेड वैल्यू टेबल के वैल्यू से कम है तो आप नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो जो आप टेबल से वैल्यू देखते हैं दैट इज क्रिटिकल वैल्यू। अगर आपकी कंप्यूटेड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बराबर
या ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट नहीं होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। और ये मैंने आपको टू टेल की बात समझा दी। टू टेल लेफ्ट टेल भी हो सकता है, राइट टेल भी हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग उदाहरण है। मैं यहाँ पे अगेन क्रिटिकल वैल्यू की बात आपको समझा रहा हूँ। ये आपके मीन की पॉइंट है। अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताऊं तो यहाँ इसके लिए जेड स्कोर 0 होगा, इसके लिए जेड स्कोर 0 होगा। और फिर राइट में राइट में +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, इस तरह से होता है। लेफ्ट में -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, इस तरह से होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये टू टेल की केस है। और यहाँ पे ये जो बीच वाला आपको एरिया दिख रहा है व्हाइट, ये हमारा एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन है। दिस इज द एरिया ऑफ रिजेक्शन। ये टू टेल का केस है। तो जैसे आप देख लीजिए टू टेल है। नॉल हाइपोथेसिस कहता है कि ये जो पॉपुलेशन मीन है 100 बराबर होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है, बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वी कैन मूव इन इधर डायरेक्शन, मे बी lesser or maybe greater. So that's why we are considering the two tail here. And if we take the level of significance 5%, it will be 2.5 left, 2.5 right. अब प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलोगे तो ये हो जाएगा 0.025 लेफ्ट, 0.025 राइट। ये राइट टेल का उदाहरण है। अगर आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस राइट टेल से संबंधित है, वो कहती है कि अभ्यास कराने से चीज बढ़ेगा, तो हम फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन टेल करते हैं, उसमें भी राइट टेल को लेते हैं। तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूरा का पूरा 5% इधर ही होगा, पूरा इधर ही इधर आएगा। इसीलिए खास बात आपको नोट करनी चाहिए कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू टेल में सिग्निफिकेंट होता है और वो हमेशा वन टेल में होगा ही होगा। Let me repeat once more. If some test statistics has been statistically significant in case of two tail, that becomes always significant in case of one tail. यानी कोई चीज टू टेल में significant होगा तो वन टेल में हमेशा ही होगा, क्योंकि वन टेल में जो लेवल ऑफ रिजेक्शन है एक साइड में आता है, तो अपने आप में क्रिटिकल वैल्यू कम हो जाती है। तो टू टेल में क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा होता है, वन टेल में कम हो जाती है। तो इसका ये मीनिंग है। तो ये राइट टेल का उदाहरण है दोस्तों। ये लेफ्ट टेल का है। अगर आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहती है कि आप जो चीज़ करा रहे हैं, जो चीज़ खिला रहे हैं, या कुछ भी इनपुट आप दे रहे हैं, उसकी वजह से आउटकम वेरिएबल में डिक्रीज होने वाला है, तो आपकी नॉल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग वन टेल में होगी, लेफ्ट टेल को कंसेप्ट से होगी। जैसे उदाहरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नॉल हाइपोथेसिस कहता है कि बराबर या ज़्यादा होगा, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि 100 से कम होगा। नॉल हाइपोथेसिस सेज the population parameter will be greater or equal to 100, but alternate hypothesis says the population parameter will be less than less than 100। तो हम जब लेस देन की बात करते हैं तो टेल इधर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए, if we are talking about the level of significance, the area in either side of the curve, there is no meaning of sign। इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता। एरिया की बात हम कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल फिगर ही समझना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अगर जैसे मान लीजिए क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे -2 होगा, तो इधर होगा तो +2 होगा, लेकिन वैल्यू तो 2 ही होगा ना। इसीलिए हमें वैल्यू को देखना होता है, उसके आधार पर डिसीजन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो आइदर वी रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस, आइदर वी गेट फेल टू रिजेक्ट नॉल हाइपोथेसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट अगेन हियर बाय, वी नेवर एक्सेप्ट द नॉल हाइपोथेसिस। अंडरस्टैंड? तो ये एक फ्लो चार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। जब आप अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को शुरू करते हैं तो
आप इस तरह से शुरू से लेके लास्ट तक सोचते चले जाते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के निष्कर्ष तक जाते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए और पढ़िए। अगर आपको कुछ क्वेरी आ रहा है तो नोट कर लीजिए। मैं फ्लोर ओपन करूंगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक को यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये तो ये आप देख लीजिए। आई थिंक देर आर टू मैनी कंटेंट्स। You can read out and write any question if you have. I'll clarify later on in question answer session. Okay. और मैं इसके बारे में थोड़ा आपके साथ और भी चर्चा करने वाला हूँ। Just I'm talking about the fundamentals of hypothesis testing. I have not entered into the discussion of individual statistical test and its computation, interpretation. That will be covered in further class. तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आई हैव स्ट्रांगली एडवाइज्ड यू to use the word null hypothesis has not been rejected. You should not write the null hypothesis. If you are not able to reject the null hypothesis, there is no point of writing null hypothesis has been accepted. ये वही